एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 इकोनॉमिक्स का चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू ए फैक्टर। इस चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस कर दिया था। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक पर्सन की जो लैंड है, फार्मर की, राम एक उसका एक अपना फार्मर है, उसकी बहुत बड़ी लैंड है, उसकी है 5 हेक्टेयर लैंड। और लेकिन उसने 5 हेक्टेयर लैंड पे हमारा जो काम करने वाला जो पर्सन है वो सिर्फ क्या है, एक है। जब उसने एक लेबर को लगाई तो वो जो एक बंदा है, एक वर्कर है, एक फार्मर है जो उसकी लैंड पे काम कर रहा है, वो के 5 एकड़ की लैंड को सारा अकेले कल्टीवेट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि थोड़ी सी हम और पीजेंट का अरेंज करते हैं और लोगों को लगाते हैं तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो उसने क्या किया, हर बार एक एक लेबर को बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले इसे पूरी लैंड पे कितने वर्कर काम कर रहे थे? एक। तो उसकी प्रोडक्शन कितनी हो रही थी, वो हम क्या बोल सकते हैं, ले लो 20 क्विंटल। लेकिन फिर उसने क्या किया कि नहीं, प्रोडक्शन कम है लेकिन लैंड इतनी ज्यादा है तो प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रही। फिर उसने सोचा एक और लेबर को लगाए, तो काम करने वाले बंदे कितने हो गए? 2। तो क्या हो गया, अल्टीमेटली प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज हुई? एकदम से 50 है क्विंटल। फिर उसने सोचा कि वाह, बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बड़ा अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो उसने वर्कर और हायर फार्मर लगाने शुरू कर दिए, जिसके कारण उसकी प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुई लेकिन पहले से कम प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। मतलब यहाँ पे देखो, तकरीबन कितने का कॉन्टिन्यूसली डिफरेंस इंक्रीमेंट हुआ था? 30 का। लेकिन अब कितने का इंक्रीमेंट हुआ? सिर्फ और सिर्फ 15 का। फिर उसने क्या कहा कि चलो ऐसे करते करते नियर अबाउट 5 लोग वहां पे काम करने को लग गए। 5 लोग जब काम करने लगे तो उसकी जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुई थी वो कितनी होगी? 90 क्विंटल। तो हर चीज की एक क्या होती है, लिमिट होती है। हर एक पर्सन कुछ चीज को अच्छे ढंग से कैपेबल कर सकता है। जैसे कि ये लैंड है, 5 हेक्टेयर लैंड में सिर्फ कितने काम करने के लिए वर्कर सफिशिएंट थे? 5 वर्कर, 5 पीजेंट इनफ से, 5 फार्मर अलग इनफ थे। इससे ज्यादा और लोगों की जरूरत नहीं थी। तो उसने फिर भी क्या सोचा, यहाँ पे हर चीज की एक सिस्टमेटिकली वे होता है, हर चीज में बैलेंस क्रिएट करना होता है, किसी चीज के उसके अकॉर्डिंग ही काम करवाना होता है। लेकिन उसने क्या किया, फिर और वर्कर लगा दिया, 6 में एक और फार्मर वहां पे लगा दिया उसके अंदर पीजेंट काम करने के लिए। तो इस आबाद से क्या होना शुरू हो गया, प्रोडक्शन इंक्रीज होने की बजाय प्रोडक्शन क्या होनी शुरू होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि पहले वो जो काम 5 लोग करते थे, अब वही काम कितने में बट गया? 6 पर्सन में बंट गया। तो पर्सन क्या बन गए? लेजी बन गए। एक बंदा दूसरे बंदे को करना बोलना शुरू हो गया, आप काम करो, फिर उसने दूसरे को ऑर्डर पास करने लग गया। एक हर कोई पर्सन एक दूसरे पे क्या हो गया, डिपेंड हो गया। वही बात है, जब एक ही फिक्स्ड पर्सन लैंड पे, एक ही फिक्स पे जरूरत से ज्यादा बंदे पर काम करेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बजाय क्या होनी शुरू हो जाती है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। इसके कारण हम आगे भी पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर में कौन सी इंप्लॉयमेंट पाई जाती है, डेट इज अवर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज का वही मतलब होता है, जब एक ही लैंड पे जरूरत से ज्यादा बंदे काम करते हैं तो जो हम प्रोडक्शन इंक्रीज तो होती नहीं, जो जो फालतू बंदे होते हैं उसकी एक तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए, एक तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है, दूसरी तरफ से हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होने की बजाय क्या होगी, शुरू की डिक्रीज होगी, क्योंकि हर एक बंदा एक दूसरे बंदे के ऊपर हो गया, डिपेंड हो गया। यही है जो हमारा है। क्योंकि अगर हमने और वर्कर्स हायर करने हैं, अगर हमने और लेबर लगाने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और लैंड को क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। ताकि ये नहीं कि हम सिर्फ लेबर को इंक्रीज करते जाएंगे, लेबर के साथ साथ अब हमें लैंड को भी नहीं खरीदना पड़ेगा। यही हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो क्या कहता है, अगर हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये किस पीरियड में काम करता है, इट वर्क्स अवर शॉर्ट रन पीरियड। अब ये शॉर्ट रन पीरियड होता क्या है, ये वो पीरियड होता है जिसमें कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, फिक्स्ड, और कुछ फैक्टर हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल। और जो कुछ प्रोडक्शन को हम चेंज नहीं कर पाते, जो कि इस एग्जांपल में हमने देखा है, जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर कौन सा है, वो हमारी कौन सी है, लैंड। इट गोज टू बी अवर फिक्स्ड फैक्टर। और जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है वो हमारा क्या है, लेबर। जब हम फिक्स्ड फैक्टर पे कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल फैक्टर अप्लाई करी जाएंगे, इंक्रीज करी जाएंगे,
कुछ पॉइंट तक तो हमारी प्रोडक्शन है, जो हमारी टोटल आउटपुट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी एट ए इंक्रीजिंग रेट। जैसे यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, लेकिन फिर उसके बाद इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन किस रेट पे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है। इसका रीजन क्या है, जैसे कि हमने यूटिलिटी में पढ़ा था, उसमें यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई कर रहा था, डेट इज लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। और यहाँ पे वो उसमें हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। यहाँ पे हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। यहाँ पे हमारा कौन सा लॉ अप्लाई होता है, डेट इज LMP, लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न्स, लॉ ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जैसे जैसे हमने लास्ट में देखा था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होता क्या है, डेट इज एडिशनल चेंज इन टोटल आउटपुट, जो हमारी टोटल आउटपुट चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन अवर वेरिएबल फैक्टर, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे जैसे हम एक मार्जिनल वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो होगा, लेकिन उसका हमारा रेट कौन सा होगा, डेट इज अवर डिमिनिशिंग। टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज बट इट विल बी इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट। क्यों, क्योंकि उस पर कौन सा हमारा फैक्टर, हमारा कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, डेट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जैसे जैसे हम एक चीज को इंक्रीज होने करते हैं, उससे इंक्रीज होने वाले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इट इज गोइंग टू बी डिक्रीज। इंक्रीज तो होती है, लेकिन वो क्या होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती रहती है। तो यही है कि पहले तो हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जैसे कि यहाँ पे हमारी इंक्रीज हो रही थी, उसके बाद टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो होगा, लेकिन उसका इंक्रीज होने का रेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इवेंचुअली जब जरूरत से ज्यादा हम वेरिएबल फिक्स्ड फैक्टर पे वेरिएबल फैक्टर अप्लाई करी जाएंगे, तो हमारी टोटल प्रोडक्टिव एक टाइम ऐसा हो जाएगा, वो इंक्रीज होने की जो है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे इतने बंदे की जरूरत नहीं थी, वहां पे इतने, अगर हमने वो पर्सन हायर करने थे तो इसके लिए हमें एक लैंड भी एक्स्ट्रा परचेज करनी पड़ रही थी। ये देखिए, यही इसका मीनिंग बता रहा है। एज ए मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर। जैसे जैसे हमारे वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होते जाते हैं एक फिक्स फैक्टर पे, फिक्स फैक्टर हमारा कौन सा हो जाता है, डेट इज लैंड, या फिर हम बोल रहे थे कैपिटल, या फिर हम बोल रहे थे टेक्नोलॉजी, कोई भी ये फैक्टर हो सकते हैं जो क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। और उनके ऊपर हम कंटिन्यूसली कौन सा फैक्टर अप्लाई करते हैं, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं। इनकी बेस्ट एग्जांपल हमारी क्या है, लेबर। जैसे कि यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूसली क्या इंक्रीज कर रहे थे, लेबर इंक्रीज कर रहे थे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी राइज इनिशियली, स्टार्टिंग में जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो इसकी वजह से जो हमारा टीपी इंक्रीज होगा वो कौन से रेट से इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि जो हमारे टीपी की जो सारी की सारी जो उसकी बिहेवियर है, इट विल डिपेंड अपॉन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ड्यू टू इसमें हमारा कौन सा लॉ अप्लाई होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। और बट सिचुएशन कम, फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, एमपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, जो हमारी एमपी थी वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, वो इंक्रीज होने की बजाय। देन ए स्टेज में कम व्हेन एमपी बिकम जीरो, एक टाइम ऐसा भी आएगा जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या बन जाएगी, जीरो। क्यों आ जाएगी, वो वाला पॉइंट होता है जहां पे कहता है कि जो हमारी लेबर लगी हुई है यहाँ पे हमारे फिक्स्ड फैक्टर पे, जो हम वेरिएबल फैक्टर अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज सफिशिएंट। इससे ज्यादा हमें वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। अगर इससे ज्यादा हम अपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव होएगी। इसकी वजह से जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्लाइन हो जानी शुरू हो जाएगी। और इवन नेगेटिव और टीपी क्या शुरू होनी चाहिए, डिक्लाइन होने लग जाएगी। यही हमारा जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है। इसके एक छोटा सा कुछ ना कुछ ये जो फैक्टर्स होते हैं या थ्योरीज होती हैं जो किसी ना किसी अजम्पशंस पे बेस्ड होती हैं। तो यहाँ पे हमारी कौन सी अजम्पशन हो जाएगी, पहली अजम्पशन क्या हो जाएगी कि हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड। फिक्स्ड फैक्टर कौन सा हो जाएगा, डेट इज अवर लैंड और डेट इज अवर कैपिटल, ये क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड। और दूसरा फैक्टर क्या होगा हमारा, वेरिएबल फैक्टर। और जो वेरिएबल फैक्टर होगा वो क्या था, वो एफिशिएंट होगा। एफिशिएंट मतलब अगर हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे, वी विल इंक्रीज वन बाय वन। ये नहीं कि पहले हमने एक लेबर लगा ली, एक के बाद डायरेक्ट हम नहीं 3 लेबर और हायर करें, नहीं, इट विल बी इंक्रीज स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4 5 एंड 6। और जो हमारी टेक्नोलॉजी होगी दैट विल रिमेन्स द कांस्टेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होगी तभी तो हम वेरिएबल फैक्टर को एफिशिएंट मानेंगे, ये है। और फोर्थ क्या हो जाएगा कि जो हमारा वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये कौन से पीरियड में एप्लीकेबल होगा, तो दैट विल इट विल एप्लीकेबल इन शॉर्ट टर्म पीरियड।
तभी तो कुछ फैक्टर फिक्स्ड माने जाते हैं और कुछ फैक्टर क्या माने जाते हैं, वेरिएबल माने जाते हैं। इसके बाद एक छोटा सा डायग्राम टेबल है, हम इसको टेबल और डायग्राम के साथ समझते हैं। या हमने पहले ही सपोज कर लिया कि जो हमारा लैंड है डेट विल रिमेन द फिक्स्ड। सो हर केस में जो हमारी लैंड है ये 1 1 1 है। और जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर हमारा कौन सा है, डेट इज अवर लेबर। लेबर हमारी एफिशिएंट है और इसको हम किसके साथ इंक्रीज कर रहे हैं, 1 by 1 के साथ। तभी 1 2 3 4 ऐसे हमारी इंक्रीज हो रही है। टोटल प्रोडक्ट हमारी इंक्रीज हो रही है। पहले हम जब एक लेबर लगाई थी तो टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी थी, 2। जब हमने 2 लेबर लगा दी तो ये कितने में इंक्रीज होगी, 5। देन 3 पे 9, 4 पे 12। तो उसके बाद जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी। टोटल प्रोडक्टिविटी में जितना हमारा चेंज आ रहा है। पहले तो डेट विल रिमेन्स द सेम, ये क्या है, फर्स्ट हम जब लगाया तो ये 2 2 है। जब हमने सेकंड लगाया तो दोनों में हमारा चेंज कितना आ गया, 3 यूनिट्स का। उसके बाद चेंज कितना आ गया, 4 यूनिट्स का। फिर कितना चेंज आ गया, 3 यूनिट्स का। उसके बाद कितना चेंज आ गया, 12 माइनस 14 माइनस 12 2, 15 माइनस 14 1। अब ये स्टेप एक ऐसा आया जहां पे हमारे मार्जिन टोटल प्रोडक्ट क्या है, दैट विल रिमेन्स द सेम। इस केस में ये क्यों है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, 0। ये वो पॉइंट है जो हमें बताया गया है कि इसके बाद हमें प्रोडक्शन क्या कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि हमारी लैंड पे सिर्फ 7 लेबर की ही जरूरत है, इससे ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है। अगर इससे ज्यादा लेबर लगाएंगे भी तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारा यही, इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के नाम से इसको भी जाना जाता है। डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीज होना, कॉन्टिन्यूसली इट गोज टू बी डिक्रीज। किस चीज का डिक्रीज होना है, डेट इज एमपी का, डेट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तभी जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है एक पॉइंट के बाद ये कॉन्टिन्यूसली क्या होनी शुरू हो जा रही है, डिक्रीज होनी शुरू हो जा रही है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर हम इस पॉइंट तक देखें, जब हमारी लैंड पे 3 लेबर काम कर रहे थे, उस टाइम पे जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ये क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। इट मींस ये हमारी कौन सी स्टेज बन जाती है, डेट इज स्टेज नंबर 1। ये कौन सी स्टेज है, इस स्टेज में जो हमारी जो एमपी है ये कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यही रीजन है कि जो हमारी टीपी इंक्रीज हो रही है और उसके इंक्रीजिंग होने का रेट भी क्या है, वो क्या है, इंक्रीजिंग। टीपी इंक्रीज हो रही है कौन से रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। वाई, क्योंकि हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है इट गोज टू बी इंक्रीजिंग। उसके बाद अगर हम देखें अप टू द पॉइंट 1, यहां तक, यहाँ पे जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, यहाँ पे हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ये कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 3 2 1 0, क्वांटिटी गोज टू बी द डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे हमारी टीपी इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन उसका जो इंक्रीजिंग होने का रेट है वो क्या है, एट ए डिक्रीजिंग रेट। मतलब वो स्लो स्लो धीरे धीरे बन रही है। पहले हमने जब ज्यादा लेबर लगाई थी तो हमें बड़े अच्छे एफर्ट्स मिले, एफर्ट्स बहुत सारे लेबर ने बड़े एफिशिएंसी के साथ, बड़े इफेक्टिवनेस के साथ काम किया, जिसके कारण हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होनी शुरू होगी। अगर उसके बाद हमने वेरिएबल फैक्टर चेंज करी जा रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी में तो इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन जो हमारे जो वेरिएबल फैक्टर है थोड़ा थोड़ा इनएफिशिएंट होने शुरू हो रहे हैं, जिसके कारण जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है और टीपी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कौन से रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। और जिस पॉइंट में हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है उस टाइम पे हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम मीन्स यहाँ पे प्रोड्यूसर को अपनी प्रोडक्शन को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ये इस चीज का इंडिकेट है एज पर द थ्योरी कि इसके बाद वी हैव टू स्टॉप द प्रोडक्शन, क्योंकि जितनी लैंड है उतने ही हमारे पास लेबर लगी हुई सफिशिएंट है। अगर इसके बाद हम अपनी लेबर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारी लैंड को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा अप टू सम पॉइंट, अप टू सम एक्सटेंट। ये कुछ जरूरी नहीं कि दोनों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। उस टाइम तक जब तक हमारे फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, इसके बाद हम जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो पुअर होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बात का इंडिकेट है। अगर हम अपने लेबर को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो हमें फिक्स्ड फैक्टर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, एक नई लैंड खरीदनी पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारा प्रोड्यूसर बंद नहीं हो रहा, वो और ये सोच रहा है कि इसके साथ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी और लेबर लगाएगा, तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किस में चली जाती है, नेगेटिव में चली जाती है, जिसके कारण जो हमारी टीपी हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज होना शुरू हो जा रही है। ये देखो, और इसको हम
फर्स्ट यहाँ जिस स्टेज में हमारे टीपी इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज हो रही है इसको क्या बोलते हैं, दैट इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और जहां पे हमारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। और जिस पॉइंट पे हमारी एमपी नेगेटिव है उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। मींस इस फैक्टर को हमें 3 स्टेजेस में शो करना पड़ेगा, 3 स्टेजेस में डिफाइन करनी पड़ेगी, उसके साथ ही हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कंप्लीट होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम बनाते हैं इसका छोटा सा एक डायग्राम जिसमें हम शो करेंगे टीपी और हमारी एमपी। ये दोनों जो भी डायग्राम बनेंगे ये ऊपर नीचे कॉरस्पॉन्डिंग सेम रेट के साथ बनेंगे। मींस ये देखिए ये हमारी कौन सी है, यहाँ पे है, हम किसको चेंज कर रहे हैं, यूनिट्स ऑफ लेबर को। ऊपर वाला जो डायग्राम है वो किस चीज को शो कर रहा है, हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी को। नीचे का जो डायग्राम है ये कोरस्पॉन्डिंग सेम चलेगा और आगे भी ये सेम जाके ही होएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, लेबर, वाई एक्सिस पे क्या शुरू कर रहे हैं, मार्जिन प्रोडक्टिविटी। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे के एक एक चीज की प्लॉटिंग करके देखें। अगर हम टोटल प्रोडक्टिविटी को अपने ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ये हमारे कैसी हमारी कर्व निकलेगी, कुछ ऐसी, कुछ ऐसी कर्व मिलेगी। ये देखिए जहां पे यहां से हमारे जो इंक्रीमेंट हो रहा है ये एकदम से बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। तो मीन्स ये क्या है, हमारी फर्स्ट स्टेज है जहां तक हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। और ये वो पॉइंट है जहां पे हमारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यहाँ पॉइंट तक हम देखेंगे जहां पे हमारी टीपी इंक्रीजिंग रेट से एक साथ है, वहां पे हमारी जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी है इट मूव्स टू बी द मैक्सिमम। तो ये हमारी क्या है, मैक्सिमम है। उसके बाद यहाँ पे ये जो स्टेज है यहाँ पे हमारी टीपी की, इसके बाद क्या शुरू हो रही है, डिक्लाइन। मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पे टीपी क्या है, मैक्सिमम। इस पॉइंट पे हमारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी क्या होती है, 0 होती है। तो हम उसके बाद जो हमारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी है वो क्या होना शुरू हो जाती है, नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। तो इनकी शेप कुछ ऐसे इस ढंग से ये हमारी बनेगी। ये हमारी क्या बन जाती है, फर्स्ट स्टेज, ये क्या बन जाती है, सेकेंड स्टेज, और ये क्या बन जाती है, थर्ड स्टेज। अब इस डायग्राम का हम एलेबरेट करें तो देखो फर्स्ट स्टेज में हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इट मींस हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूसली इंक्रीज है, इसलिए टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन कौन से रेट से, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, एकदम से बढ़ने जा रही है। तो ये कौन सा है, यहाँ पे जो ए पॉइंट है इस पॉइंट को हम किस पॉइंट से नाम से जाते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन, ये इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, अप टू वो पॉइंट जहां तक हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है जो कौन से रेट से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। और इसके बाद जो हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तो होगी लेकिन कौन से रेट से इंक्रीज होगी, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी। क्योंकि जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज है इस स्टेज को हम कौन सी स्टेज बोलेंगे, दैट इज अवर इंक्रीजिंग returns to factor, that is our increasing returns to, यहाँ पे लिख देती हूँ increasing returns to factor। उसके बाद जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो हो रही है कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। इसके डिक्रीज होने के कारण जो हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज तो हो रही है लेकिन जो इंक्रीजिंग होने का रेट है वो क्या है, एट ए डिक्रीजिंग रेट। इसीलिए इसको कौन सा हम रिटर्न्स मानते हैं, डेट इज इट अवर डिक्रीजिंग रिटर्न। भी इंक्रीज हो रही है लेकिन कौन से रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि हमारी जो एमपी है इट गोज टू बी द डिक्रीजिंग। और इस स्टेज को कौन सी स्टेज बोलते हैं, लॉ ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर ये इंक्रीजिंग रेट से यहाँ से इंक्रीज होती है, जो स्टीप ऐसे इंक्रीज होना था, लेकिन जो अब ये थोड़ा सा इंक्रीज हो रही है, थोड़ी सी स्टीप फ्लैट रेट से इंक्रीज हो रही है। देन वी एंटर जहां पे हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, उस पॉइंट पे हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी वो क्या है, मैक्सिमम है। ये वो पॉइंट है जहां पे हमारी जो
प्रोड्यूसर को अपनी प्रोडक्शन को क्या कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर उसने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करना है, तो फिक्स्ड फैक्टर को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर वो और लेबर लगाता है तो हमारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो रही है थर्ड स्टेज में। तो इस पॉइंट में हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, इट गोइंग्स टू बी डिक्लाइन, ये भी डिक्लाइन होनी शुरू हो रही है। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। अगर आप टेबल को थोड़ा सा ध्यान में देखें तो यहाँ पे एक दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। ये देखो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स हैं, सी और डी पॉइंट। यहाँ पे जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। तो इस पॉइंट पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, हमारी जीरो है। मतलब अगर हमने नई लेबर हायर की भी है तो उसके कारण हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। वो अपना टाइम अब क्या करना शुरू कर दे, वेस्ट करना शुरू हो रहे हैं, वो एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं। इस बात का ये इंडिकेट है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे हमारे कुछ टाइम के लिए यहाँ पे कौन सा फैक्टर अप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट फैक्टर। लेकिन इनको स्टेजेस के अंडर कवर नहीं किया जाता है। ये कई बार 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि कौन सा पोर्शन ऐसा होता है जहाँ पे हमारा कांस्टेंट रिटर्न फैक्टर अप्लाई होता है। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि अगर हमने एडिशनल लेबर लगाई भी है उसकी वजह से हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो क्या रह रही है, सेम रह रही है। ये सेम रहने की वजह से किस चीज का इंडिकेट है कि अब वो जो लेबर है, वो जो वेरिएबल फैक्टर है वो क्या हो रहे हैं, इनएफिशिएंट हो रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं। तो इसी चीज को हमें अपने डायग्राम में एक्सप्लेनेशन में बताना है। इसमें क्या बताना जा रहा है, स्टार्टिंग में जो एक्स एक्सिस में हम ए पार्ट में लेबर शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्टिविटी। बी पार्ट में एक्स एक्सिस में लेबर है और वाई एक्सिस में क्या है, हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है पहले वो इंक्रीज हो रही है, देन इट गोज टू बी द डिक्रीजिंग। इसकी जो शेप क्या है, दैट इज इनवर्स यू शेप, दैट इज इनवर्स यू शेप जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। और टोटल प्रोडक्टिविटी की शेप हम जब ड्रॉ करेंगे तो ऐसी आएगी। अप टू ए पॉइंट हमारी जो फर्स्ट स्टेज ये डिक्रीज हो रही है, जब तक हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, वो कौन सी स्टेज है, हमारी फर्स्ट स्टेज। इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ड्यू टू डेट वन टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। देन वी गोइंग टू बी एंटर इन द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में हमारा टेबल डायग्राम क्या शो कर रहा है, हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यही पर्पस है, हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है लेकिन कौन से रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। तो इसका हम कौन सा लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। उसके बाद एट द पॉइंट ओ हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, इस पॉइंट में हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम। इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन बंद कर देनी चाहिए। देन वी मूव्स टू अवर थर्ड स्टेज। यहाँ पे हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, नेगेटिव, तो हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि प्रोड्यूसर को कौन सी स्टेज में प्रोडक्शन करनी चाहिए, प्रोड्यूसर को सेकंड स्टेज जो है वो ज्यादा प्रॉफिट वाला है, तो उसको कौन सी स्टेज में प्रोडक्शन करनी चाहिए, सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन करने का उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा जब तक उसकी टोटल प्रोडक्ट मार्जिन प्रोडक्टिविटी जीरो नहीं हो जाती। अप टू डेट वन प्रोड्यूसर शुड नॉट स्टॉप द प्रोडक्शन, उसको अपनी प्रोडक्शन बंद नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं कौन कौन से कॉजिंग है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के। फर्स्ट स्टेज में हमारा कौन सा फैक्टर है, फैक्टर टू इंक्रीजिंग रिटर्न, वो कौन सा है, फर्स्ट है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर की यहाँ पे प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो रही है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में क्या था, हमारे पास लैंड क्या थी, फिक्स्ड थी, उसके पर वेरिएबल फैक्टर हमने कितने लगाए हुए थे, एक लगाए हुए थे। उसकी अगर उसमें हम ज्यादा से ज्यादा लेबर काम करवाएंगे तभी तो फिक्स्ड फैक्टर की प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगी। सेकंड, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ड्यू टू वेरिएबल फैक्टर। अब वेरिएबल फैक्टर हमारे क्या है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी आउटपुट दे रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो इकोनॉमी में एफिशिएंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और दोनों फैक्टर्स में दैट इज फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में कौन सा कोऑर्डिनेशन है, प्रॉपर बेस्ट कोऑर्डिनेशन है। ऐसे अगर सेकंड स्टेट के कॉजेस पूछ लें तो इनके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे। वो क्या हो जाएगी, नॉट ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। यहाँ पे फिक्स फैक्टर की क्या हो रही है, ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज हो रहा है, जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा लेबर अप्लाई करी जा रही हैं। तो यही रीजन है हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज इन एफिशिएंसी, जो हमारी एफिशिएंसी वो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वाई, ड्यू टू
इन सब्स्टिट्यूट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब वेरिएबल फैक्टर के साथ साथ हमें फिक्स्ड फैक्टर को भी चेंज करने की जरूरत है। थर्ड क्या होता है, दोनों में क्या हमारा पुअर कोऑर्डिनेशन है। पुअर कोऑर्डिनेशन होने की वजह से जो है प्रॉपर वे से वो काम नहीं कर पा रहे। यही कॉजेज हम नेगेटिव रिटर्न्स में भी राइट डाउन कर सकते हैं कि फिक्स फैक्टर की बहुत ज्यादा ओवर यूटिलाइजेशन है। अब वेरिएबल फैक्टर ये बोल रहे हैं कि हमें फिक्स फैक्टर को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। ये तो था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। अब एक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एनपी। सॉरी, इसको इरेज नहीं करना था। रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एनपी। टीपी और एनपी में हमारा क्या रिलेशनशिप है, 2 1 2 3 2 2.5, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे हमारी है लैंड, यहाँ पे लेबर, यहाँ पे है टीपी एनपी एंड ईपी। अगर हम यहाँ पे रिलेशन ड्राइव करें तो हमारा रिलेशनशिप फर्स्ट क्या होगा, बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। जो टीपी और एनपी है वो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। वाई, ये एक दूसरे पे क्यों डिपेंडेंट है, टीपी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एमपी, और एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन वी कैन से वेरिएबल फैक्टर, ड्यू टू चेंज इन लेबर ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है सेकंड पॉइंट, भी एमपी स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेज में जब तक इंक्रीज हो रही है तो टीपी इंक्रीज हो रही है कौन से रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे। थर्ड हमारा क्या जाता है, एमपी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो टीपी इंक्रीज हो रही है कौन से रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे। थर्ड हमारा क्या हो जाता है कि जो एमपी नेगेटिव हो रही है तो टीपी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और उसके बाद जब हमारी एमपी 0 है उस पॉइंट पे हमारी एमपी क्या है, मैक्सिमम है, और इस पॉइंट पे हमारे प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन को बंद कर देना चाहिए। यही जो इसके रिलेशनशिप के पॉइंट्स लिख के आते हैं उसमें सेम मीनिंग, पहले हम टीपी का मीनिंग बता देंगे, एमपी का मीनिंग बना देंगे, फिर इसका ये टेबल आ जाएगा, ये डायग्राम आ जाएगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके वी विल ड्रॉ अवर रिलेशनशिप। फर्स्ट बोथ टर्म्स आर इक्वल डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, वो फार्मूला लिखते हैं। जब फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे मेंशन करेंगे, फर्स्ट स्टेज में एमपी इंक्रीज हो रही है, टीपी इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से, बस ये पॉइंट्स लिखे, दैट विल बी अवर रिलेशनशिप। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। और इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक बच जाता है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। हमारा एपी और एमपी में क्या रिलेशनशिप है, इसको पहले हम रिलीज कर देते हैं ताकि हम एपी और एमपी का क्या बना सके, डायग्राम बना सके। ये देखिए, ये देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एडिशनिंग, जो हम टोटल प्रोडक्टिविटी में चेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या होती है, दैट इज पर यूनिट आउटपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्टिविटी। इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर, दैट इज अवर वेरिएबल फैक्टर। अब ये देखिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं आउटपुट बोल सकते हैं, हाँ वेरिएबल फैक्टर चेंज होने की वजह से ही होता है। जैसे फर्स्ट में आउटपुट हमारे टोटल क्या है 2, लेबर कितनी है 1, एपी हमारी कितनी आ गई 2, देन 5 और 2 को डिवाइड किया 2.5, यहाँ पे 9 और 3, यहाँ पे आ गया 3, 12 और 4 3, 14 अपॉन 5 2.8, देन 15 अपॉन 6 2.5, 15 अपॉन 7 2.4। अगर हम देखें इसके बिहेवियर को भी चेक करें कि हमारी एपी भी पहले क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एक पॉइंट पे ये क्या है, मैक्सिमम। जब हमारी एपी मैक्सिमम है उस टाइम पे एमपी और एपी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। उसके बाद हमारी एपी भी डिक्रीज हो रही है और हमारी एमपी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर हम इसका, ये हमारा रिलेशनशिप, अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो वो कैसे ड्रॉ होगा, एक्स एंड वाई, यहाँ पे हमारी क्या जाती है लेबर, यहाँ पे हमारी क्या जाती है एपी एंड एमपी। अब दोनों ही इंक्रीज हो रही हैं, दोनों ही इकट्ठी डिक्रीज हो रही हैं। ये इनका डायग्राम, पेपर में इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक प्लॉटिंग कर सकें, तो डायग्राम बनाएंगे कैसे। हमारी जो एपी है देखो स्टार्टिंग में सेम पॉइंट से इंक्रीज हो रही है, सेम पॉइंट से इंक्रीज होने के बाद जो एपी है वो एकदम से इंक्रीज हो रही है, एकदम से हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन जो एमपी है जहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं वहाँ पे हमारी एपी क्या है, मैक्सिमम। उसके बाद वो कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे वो है मैक्सिमम, उसके बाद ये कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, हमारे पास डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब इनकी शेप कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे।
वैसे भी इसके याद करने की एक माइंड में रखने की ट्रिक है, ए मतलब आराम से, जो एपी है वो आराम से बढ़ती है, आराम से वो कम होती है, लेकिन जो एम है इट गोज टू बी फास्ट, इट इंक्रीज फास्टली इंक्रीज देन इट गोज टू बी डिक्रीज फास्टली। अगर हम इनके रिलेशनशिप की बात करें तो फर्स्ट हमारा क्या आता है, एपी जो हमारी एमपी है, ये दोनों किसे कैलकुलेट की जाती है, टीपी से कैलकुलेट की जाती है। जैसे कि एमपी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। ऐसे एपी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर, हमारा इन दोनों का फॉर्मूला हो जाता है। दोनों किसे कैलकुलेट करते हैं, हमारी इनसे। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि दोनों एपी और एमपी की जो हमारी शेप आ जाती है दैट इज इनवर्स यू शेप, ये क्या होती है, इनवर्स यू शेप होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, हमारी एपी देखो इंक्रीज हो रही है, जहां तक हमारी एपी इंक्रीज हो रही है वहां तक, इधर से देखेंगे, जैसे जैसे हमारी एपी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी एमपी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एज लॉन्ग एज एपी इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे एपी इंक्रीज हो रही है तो हमारी जो एमपी है वो किससे ऊपर है, एपी से। देखो जैसे जैसे हमारी एपी इंक्रीज हो रही है, एमपी इंक्रीज होने, एमपी उसके साथ ज्यादा क्या है, अबव है, एमपी इज मोर देन द एपी। अब एक पॉइंट ऐसा है दैट इज द ए पॉइंट, ए पॉइंट ऐसा है जहां पे हमारी जो एपी है वो क्या है, मैक्सिमम है, और ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे एमपी किसके इक्वल है, एपी के इक्वल है। तभी से ये ए पॉइंट पे एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। आफ्टर द ए पॉइंट जो हमारी एपी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो हमारी एमपी है इट इज लेस देन द एपी। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या बन जाता है, एमपी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन एपी हमेशा क्या रहेगी, हमारे पास पॉजिटिव रहेगी। इट कैन नियरिंग टू बी द एक्स एक्सिस बट इट नेवर टचेस द एक्स एक्सिस, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी। दोबारा देख लेते हैं, पहले ये दोनों एक दूसरे के डिपेंड करते हैं और दोनों की शेप्स क्या है, हमारे पास इनवर्स यू शेप है। जैसे जैसे हमारे एपी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे जो हमारी एमपी है वो एपी से क्या है, ऊपर है। ये देखिए ये डायग्राम ये चीज शो कर रहा है, ये कर्व कौन सी हमारी एमपी की, ये कौन सी हमारी एपी की। और ए पॉइंट पे क्या है हमारी, जहाँ पे एपी क्या है, मैक्सिमम है, उसके उस पे क्या है, एपी और एमपी एक दूसरे के क्या इक्वल है, वो एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट कर ले। और उसके बाद एपी हमारी जब डिक्लाइन हो रही है, एमपी क्या है, इट इज बिलो देन द एपी। लास्ट पॉइंट क्या हो जाती है कि एपी हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये रिलेशनशिप जो दोनों है, टीपी एमपी एपी एमपी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये तीनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होप है वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।